Good evening, beta. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करो। कल की क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटर कन्वर्जन और ट्रायंगल इनइक्वालिटी तक किया था, राइट? तो आज मैं जैसा कि मैंने बताया था कि टुडे विल टेक अप द conjugate of complex number, its properties, modulus of complex number, its properties, and argument and their properties. So that will cover up the almost entire geometry, non-geometrical part of complex number. तो कल की क्लास में आपने क्या देखा? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा देखा जाता ना कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये थर्ड साइड होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू mod Z1 प्लस mod Z2, and it is always greater than equal to mod of Z1 minus mod of Z2. तो ये डिफरेंस ऑफ टू साइड है, ये सम ऑफ टू साइड है, और ये है थर्ड साइड है। तो और इसी तरह से अगर यहाँ माइनस है तो भी प्लस या माइनस दोनों केस में, ठीक है। फिर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी की बात भी बताई गई थी आपको कि प्लस वाले में इक्वालिटी कब कंसिडर होती है और माइनस में कब होती है, दैट्स इट। तो बेस्ड ऑन दैट ये क्वेश्चन का आंसर करिए, दोनों क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या है? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, मॉड Z1 प्लस Z2 कब होता है? कब होगा ऐसा? तो इसका मतलब है कि प्लस वाले केस में इक्वालिटी की बात हो रही है। ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z1 प्लस Z2 है। तो इक्वालिटी कब होगी? जब Z1 और Z2 का आर्ग्यूमेंट, जल्दी बोलो, ये मॉड Z1 है, ये मॉड Z2 है और ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है। तो ये दो साइड का सम तीसरे के इक्वल कब होगा? जैसे जैसे ये एंगल कम होगा। ये एंगल कैसे कम होगा? जैसे जैसे कि ये एंगल बढ़ेगा। तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो क्या बोलेंगे कंडीशन ऑफ इक्वालिटी? इक्वालिटी इफ, जल्दी बोलो, Z1 and Z2 are in same direction. तो Z1 and Z2 in same direction. सेम डायरेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों को ऐड करने पर उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। ये हो गया। बी पार्ट के लिए क्या होगा? डिफरेंस ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड कब होगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ऐड हो जाते हैं। तो ये वाले केस के लिए क्या आंसर होगा? आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2 या आर्ग्यूमेंट Z2 इज इक्वल टू पाई प्लस आर्ग्यूमेंट Z1, जब वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि मान लो ऐसी सिचुएशन देखो कि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर अगर इधर है। अगर ये Z1 है, ये Z2 है, तो Z1 और Z2 को आप अगर ऐड करेंगे तो एक्चुअली उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐड करने पर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट पाई प्लस थीटा होगा ना। तो आर्ग्यूमेंट Z2 इज इक्वल टू पाई प्लस आर्ग्यूमेंट Z1, ये लिख दिया मैंने। जैसे ए पार्ट और बी पार्ट बताया, सी और डी का आंसर बोलिए, फटाफट बोलिए, क्विक, जल्दी से।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है। ऐसा कब होगा? ऑब्वियसली जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस केस में अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके लिए भी वही कंडीशन है। ये दोनों केसेस के लिए कंडीशन सेम है। बी केस और सी केस के लिए कंडीशन वही है कि आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 या आर्गुमेंट Z2 माइनस Z1 इज पाई। तो दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस 180 डिग्री या पाई रेडियन है। डी पार्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कब होगा ऐसा? जब सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन मतलब ये फर्स्ट वाला केस, ये वाला केस। वेल, अब आ जाओ जी दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन रीड करो जरा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कल की क्लास में कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 तो उनको ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, अगर ये Z1 है और ये Z2 है, ये वेक्टर Z2 वेक्टर है, ये वेक्टर Z1 वेक्टर है, तो ये जो डायगोनल है ये Z1 माइनस Z2 डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। Z1 माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा, Z1 माइनस Z2। और अगर ये O है, अगर ये A है, ये B है, तो व्हाट इज AB या BA? BA is equal to Z1 minus Z2, and therefore mod of BA vector is mod of Z1 minus Z2। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर मॉड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस बिटवीन दोज टू नंबर्स, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो इस आर्ग्यूमेंट से अगर मैं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ Z माइनस आयोटा, तो क्या बोलोगे आप इसको? व्हाट इज Z माइनस आयोटा? तो आप बोलेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा से डिस्टेंस है। Z कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये Z है, तो Z माइनस आयोटा इज द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड आयोटा। तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा मॉड Z माइनस आयोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, बोलो। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं कहीं बोल रहा हूं मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 1, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? तो हमारे पास दो तरीका है इसको आर्ग्यू करने का। दोनों तरीके मैं सिखा रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है कि मॉड ऑफ Z1 mod of Z plus mod of Z minus 1 will be always greater than equal to mod of Z minus Z minus 1, and therefore mod of Z plus mod of Z minus 1 is greater than equal to mod of 1, that is 1। तो mod Z plus mod Z minus 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू 1 होगा। ये यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दूसरा तरीका सोचने का क्या हो सकता है? अनदर वे ऑफ जस्ट विजुअलाइजिंग एंड सॉल्विंग द सेम एक्सप्रेशन इज कि भाई देखो, मॉड Z क्या होता है? मॉड Z का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 0। ये है Z माइनस 0 कर दो, डिस्टेंस फ्रॉम 0। और ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम 1। किसका? Z का। तो यहां पर एक नंबर 0 है, यहां पर एक नंबर 1 है, और Z कोई भी नंबर हो सकती है। मान लो Z यहां कोई नंबर है,
तो ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, ध्यान से देखो, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो आपको क्या दिख रहा है मेरे को बताओ। O है, ये P है, ये Q है, तो व्हाट इज OP? जल्दी बोलो। OP मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, Z माइनस 0, OP वेक्टर इज मॉड Z। एंड व्हाट इज QP? QP वेक्टर इज P का पोजिशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो मॉड Z माइनस 1। एंड यू नो ऐसा, तो यू नो OP प्लस PQ, समेशन ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू OQ। बोलो है कि नहीं? कोई भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड का सम तीसरी से बड़ा हो गया। OP मतलब मॉड ऑफ Z, एंड मॉड ऑफ Z माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू OQ, तो OQ का डिस्टेंस क्या है? 1, एंड देयरफॉर मॉड Z प्लस मॉड Z माइनस 1 लीस्ट वैल्यू इज 1। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? एंड इट विल हैपन if and only if Z lies on OQ. Z belongs to 0 to 1. Z रियल नंबर है और 0 से 1 के बीच में। Z की वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, नहीं 2 नहीं, 1 हो जाए या हाफ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो Z can be any number on this line segment। तो उस केस में Z का डिस्टेंस 0 से और 1 से दोनों को सम करोगे तो 1 आएगा। तो ये है कि थोड़ा सा मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के साथ आपको कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो फटाफट जल्दी से। आपको इस रिलेशन से मॉड Z का लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे आप मुझे बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्यों भाई केशव, बोलो। एक मिनट सर। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? Triangle inequality says that mod of Z minus 2 minus iota is always less than equal to mod of Z plus mod of 2 minus iota, and it is always greater than equal to mod of Z minus mod of 2 minus iota। मानते हो कि नहीं मानते हो? दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है और दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। तो ये सम है और ये डिफरेंस है, वो तीसरी साइड है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलती है। ये चीज के बारे में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये इट इज इक्वल टू, नो, लेस देन इक्वल टू 2 है। ये चीज 2 से लेस आर इक्वल टू है।
तो हम एक बात तो मेरे को क्लियर दिख रही है कि अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ही जाऊं तो ये चीज इससे छोटी है और ये लेस देन इक्वल टू 2 है। तो मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ z माइनस व्हाट इज दिस 2 माइनस आइटा का मॉड क्या होता है √5 इज लेस देन इक्वल टू mod of z minus 2 minus iota which is less than equal to 2, and this implies mod of z minus √5 is less than equal to 2, and what, तो यहां से आ गया कि mod of z is less than equal to 2 plus √5। तो यहां से mod z की मैक्स वैल्यू मुझे दिख रही है क्या 2 plus √5। mod z की लीस्ट वैल्यू क्या होगी ये कैसे निकालेंगे? तो यहीं पर एक और बात सोच सकते हैं कि ये चीज मॉड z माइनस 2 माइनस आइटा भी हो सकती है और 2 माइनस आइटा माइनस मॉड z भी हो सकती है। बेटर स्पीकिंग ये इनइक्वालिटी में यहां पर मॉड लगाना चाहिए। तो आपके पास यहां पर आ जाता है ऐसा दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, एंड यहां से आ जाता दो केस हो जाता ना, मॉड z की वैल्यू √5 प्लस 2 से लेस इक्वल टू होगी एंड मॉड z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √5 माइनस 2 होगी। तो यहां से मॉड z की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी √5 माइनस 2। तो ये है कि कंप्लीटली केवल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ऐसे अप्रोच करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि इसको आप एक दूसरे तरीके से भी सोचो। दूसरे तरीके से सोचने का मतलब मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं फिर आप सोचो। ये चीज को हम क्या बोल सकते हैं? दिस मीन्स mod of z minus 2 minus iota is less than equal to 2। हमने बोला था कि mod z1 minus z2 क्या होता है? mod z1 minus z2 होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। एग्रीड? अरे बोलते रहो। अगर mod z1 minus z2 z1 और z2 दोनों नंबर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2 minus iota is less or equal to 2। इसका क्या मतलब हुआ? अगर z का डिस्टेंस 2 माइनस आइटा से 2 है, 2 माइनस आइटा एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, वहां से 2 यूनिट डिस्टेंस पर z है तो एक सर्कल पे होगी। तो आप इसको मैं हटा दूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। फटाफट हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2 माइनस आइटा, हाँ सर्कल या उसके अंदर, तो सेंटर उसका है 2 माइनस आइटा और रेडियस है 2। तो 2 माइनस आइटा सेंटर मतलब 2,-1 भी बोल सकते हो। ये सेंटर और 2 रेडियस का सर्कल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सर्कल वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस को टच करेगा, एक पॉइंट पर इमेजिनरी एक्सिस को टच करेगा यहां पर, और रियल एक्सिस को कट करेगा, ऐसे कुछ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है तो टच करेगा, ये 1 है तो रेडियस से कम है डिस्टेंस रियल एक्सिस का तो कट कर। ये ओरिजिन है।
और जेड इस सर्कल पे कोई नंबर है जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है 2 या 2 से लेस है, तो जेड कैन बी नॉट ओनली द नंबर्स ऑन द सर्कल बट जेड कैन बी द पॉइंट इनसाइड द सर्कल एज वेल। तो जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है इस सर्कुलर बाउंड्री पर या इनसाइड ऑफ सर्कल, कहीं भी हो सकती है जेड। जेड का मॉड क्या होता है? मॉड जेड होता है ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस। तो आप खुद देखो तो मॉड जेड मैक्सिमम कब होगा? जब ये नंबर यहां होगी डायमेट्रिकली अपोजिट। बोलो, ये नंबर इस डिस्क पर कौन से नंबर है जो ओरिजिन से फारदेस्ट है, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और कौन सा नियरेस्ट है उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि डायमेट्रिकली जो अपोजिट नंबर है वो फारदेस्ट है और ये वाला नियरेस्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो किसका मॉड जेड मैक्स है? किसका मॉड जेड मैक्स है? इस नंबर का। ये नंबर है मॉड जेड मैक्स, और इस नंबर के लिए मॉड जेड मिनिमम है। और ये सारा हम इस पूरे डिस्क की नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन से फारदेस्ट और नियरेस्ट दो नंबर आ गई, खत्म बात है। अब कैसे पता चलेगा व्हाट इज मॉड जेड मैक्स? तो ये मान लो बी है और ये मान लो ए है, तो ओ बी इज मॉड जेड मैक्स एंड ओ ए इज मॉड जेड मिनिमम एंड सी सेंटर है इसका। तो ये ओ बी क्या है? ओ बी है ओ सी प्लस सी बी। ओ सी प्लस सी बी। ओ सी क्या है? √5 और सी बी है 2 रेडियस। और ये मॉड जेड मिनिमम क्या है? ओ ए। ओ ए मतलब ओ सी माइनस ए सी। ओ सी इज √5 और ए सी इज 2। वही चीज आ गई कि नहीं? जल्दी बताओ, सेम आंसर आया कि नहीं आया? मॉड जेड मैक्स है √5 + 2, मॉड जेड मिनिमम है √5 - 2। लेकिन इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ ज्योमेट्रिकली सोच करके किया। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ज्योमेट्रिकली सोचना सीखो। चलो, ये तो हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होती हैं? जब उनका रियल पार्ट से मैच कर जाए, इमेजिनरी पार्ट से मैच कर जाए, या जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो। और ऐसे केस में उनके कॉन्जुगेट भी सेम हो जाएंगे। तो दो नंबर्स इक्वल होंगी मतलब मॉड z1 इज मॉड z2, आर्ग्यूमेंट z1 इज आर्ग्यूमेंट z2, रियल पार्ट z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट z2, इमेजिनरी z1 इज इमेजिनरी z2। दूसरी बात आपको हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी हो सकती है बट इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स डू नॉट फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड नहीं करता है। मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है a + i b ग्रेटर देन c + i d, मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर पर नहीं होल्ड करता है। मतलब सारी कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करती है, सिर्फ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो फॉलो करती है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं फॉलो करती। तो कहीं पर अगर a + i b ग्रेटर देन c + i d लिया हुआ है तो इसका मीनिंगफुल, ये चीज मीनिंगफुल तभी होगी जब i d और i b ना हो, मतलब b और d जब 0 हो। इसका मतलब है कि b = d = 0 एंड a इज लार्जर देन c। क्वेश्चन दिया, given 3/2 plus iota √3/2 raised to the power 50 is 3 to the power 25 times x plus iota y. Find the ordered pair x, y. जल्दी आंसर करो। Find the ordered pair x, y. ऐसे केस में क्या करना चाहिए ये बताओ। अगर मैं इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करूं, इन दैट केस रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करके, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करके आंसर निकाला जा सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी टफ।
इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो दूसरा क्या तरीका है, हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या तरीका है कि हम मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में ले जाएं इसको। ठीक है जी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 3/2 एंड √3/2। एक पॉइंट यहां कहीं होगा, मैं केवल ब्रैकेट के अंदर की नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 9/4 प्लस 3/4 इज 12/4। 3 यूनिट इज द मैग्नीट्यूड या √3, बोलो व्हाट इज मॉड √3? √3 और ये है तुम्हारा √3/2 और ये है 3/2। ये एंगल कितना होगा, इससे इसको डिवाइड करोगे 1/√3 tan थीटा तो 30 डिग्री, π/6। तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, √3 e⁻⁰ π/6। मानते हो? की पावर 50 यस सर। इज इक्वल टू 3 की पावर 25 x प्लस आयटा y। अब यहां से देखो √3 की पावर 50 बाहर लोगे तो ये 3 की पावर 25 इंटू e⁻⁰50 π/6 इज इक्वल टू 3 की पावर 25 x प्लस आयटा y। ये कैंसिल हो गया तो आया cos 50 π/6 प्लस आयोटा साइन 50 π/6 इज इक्वल टू x प्लस आयटा y। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगी, जब उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दो। x की वैल्यू आई cos ऑफ 50 π/6 को क्या लिख सकते हैं, 8 पाई प्लस 2 π/6 π/3। और y क्या हो जाएगा, तो cos 2n पाई प्लस π/3 इज cos π/3। इट इज इक्वल टू हाफ साइन 50 π/6 मतलब साइन 8 पाई प्लस π/3 तो हो जाएगा साइन π/3 दैट इज √3/2। तो x, y आ गया कि नहीं बेटा, x, y हाफ कॉमा √3/2 इज x, y। अगर यही चीज आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए, एंड वेल ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आ सकता है, तो हम सिर्फ थोड़ा सा चेंज लेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये 2 स्टेप नहीं लिखेंगे हम उस समय स्कूल एग्जाम में कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 की पावर 50 इंटू 3 की पावर 25 डिमावर्स थ्योरम यूज करेंगे, है ना, इज इक्वल टू 3 की पावर 25 इंटू x प्लस आयटा y। फिर अप्लाइंग डिमावर्स थ्योरम cos ऑफ 50 π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 50 π/6 इज इक्वल टू x प्लस आयटा y। आगे की कहानी बिल्कुल सही, मतलब ये 2 स्टेप वहां पर हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ये 2 स्टेप नहीं लिखेंगे, यूलर फॉर्म का मेंशन नहीं करेंगे। डी-मायोवर थ्योरम मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि ये नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट इट बी r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा, देन कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, r cos थीटा की वैल्यू √3/2 r sin थीटा √3/2, वहां से थीटा निकाल के दिखा देना, मैग्नीट्यूड दिखा देना, फिर ऐसे लिख देना। फिर अप्लाइंग डी-मायोवर थ्योरम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और फिर कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यू गॉट द आंसर। बात समझ में आ गई कैसे लिखना है स्कूल एग्जाम में? स्कूल एग्जाम में क्या ध्यान रखना है आंसर करते समय? यस सर। ठीक है, तो इक्वालिटी वाली बात, तो इक्वालिटी पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो, तो थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया, कई सारे क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में भी कराए थे मैंने, 4-5 क्वेश्चन इक्वालिटी पर। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टी। अगर एक नंबर है z x प्लस आयटा y, तो एक ऐसी नंबर जिसका रियल पार्ट इस नंबर के जैसा ही है बट इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव है, उसको हम z बार बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z
for every complex number z there exists a number z bar which is equal to x minus iota y, means whose real part is same as real part of z but imaginary part is negative of imaginary part of z is called conjugate of complex number. z bar z का रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, ये z है तो ये z बार है, दिख रहा है। और अगर ये और ये इक्वल है, अगर इमेज है, तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमेशा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो OP इज इक्वल टू OQ, मतलब z का मैग्नीट्यूड और z बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार, रियल पार्ट ऑफ z इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ z बार, but imaginary part of z bar is negative of imaginary part of z. Mod z bar is mod of z. z को z बार से मल्टीप्लाई करो, अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, है ना। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मॉड z का स्क्वायर बोलते हैं। z का आर्ग्यूमेंट थीटा है, z बार का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट z बार इज नेगेटिव थीटा, दैट इज नेगेटिव आर्ग्यूमेंट z। ये सब प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। z इंटू जेड बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस हो गया, यही होता है मॉड z का स्क्वायर। तो ये भी जस्टिफाई हो गया। यहीं से आप ये भी बोल सकते हो z और z बार का प्रोडक्ट अगर 1 है, इसका मतलब है क्या कि मॉड z का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि मॉड z 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि z इज यूनिमॉड्यूलर, तो कोई नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका कॉन्जुगेट उसका रेसिप्रोकल होता है, एंड वाइस वर्सा। यहीं से मॉड z निकालने के लिए हम z और z बार करते हैं, z इंटू जेड बार करते हैं मॉड z कैलकुलेट करने के लिए। कॉन्जुगेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर से कॉन्जुगेट ले लो, वापस वही नंबर आ जाएगी। 3 बार कॉन्जुगेट ले लो तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोडक्ट पर कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेशियो पर भी कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कॉन्जुगेट से आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करो तो z प्लस जेड बार क्या आएगा, 2x, 2 रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये कल की क्लास में भी मैंने बताया था, है ना। इसलिए अगर z प्योरली इमेजिनरी है, ध्यान से सुनो, अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, और रियल पार्ट 0 होगा तो z प्लस जेड बार 0 होगा। इसका होता है जेड बार नेगेटिव z होगा। तो रियल इमेजिनरी नंबर जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं उनका कॉन्जुगेट उन्हीं का नेगेटिव होता है। जैसे 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा, 3 आयोटा का कॉन्जुगेट -3 आयोटा। इसी तरह से अगर z प्योरली रियल है, z प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट z क्या हो जाएगा, 0। तो ऑब्वियसली z माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, 0। तो जेड बार क्या हो जाएगा, z। तो अगर जेड बार जेड के इक्वल है तो प्योरली रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर जेड बार माइनस जेड है तो प्योरली इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्योरली इमेजिनरी में आर्ग्यूमेंट z क्या होता है, ±π/2, और क्या +2 के पाई भी लिख सकते हो। और प्योरली रियल में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट z इज आइदर पाई n पाई, 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, ऐसा। तो ये हो गया कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। समझ रहेगा, पहला समझना और फिर उसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। स्पेशली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्पेशली ये सब कुछ बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर ये और ये
और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लॉ है, तो भूलता नहीं जल्दी। ठीक है, तो ये सब बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। अगर किसी फंक्शन का फंक्शन ऑफ जेड हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कोई फंक्शन हो और उस पूरे फंक्शन का बार करोगे तो वो इज दैट विल बिकम सेम एज, अगर उस फंक्शन में जेड के जगह जेड बार कर दो, मतलब किसी फंक्शन में जेड को जेड बार करोगे ना तो पूरे एक्सप्रेशन पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे कोई बोले कि जेड क्यूब माइनस 3z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 ये एफ जेड है, तो एफ जेड बार क्या होगा? तो आप बोलोगे ये जेड क्यूब प्लस 3z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का बार। फिर आप बोलोगे बार डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जेड क्यूब प्लस 3z का बार अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का बार। फिर बोलोगे बार डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पर, तो जेड क्यूब का बार प्लस 3z का बार अपॉन जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट प्लस 1 का कॉन्जुगेट। फिर आप बोलोगे ये जेड इंटू जेड है, तो जेड बार का क्यूब हो जाएगा, तो ये जेड बार का क्यूब प्लस 3 का कॉन्जुगेट तो 3 रहता है, रियल नंबर है, और 3z बार डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, जेड बार का स्क्वायर प्लस 1 का बार इज 1। तो फाइनली ये एफ जेड बार आ गया कि नहीं आ गया? मतलब इसी जेड में जहां जहां जेड है वहां जेड बार डाल दो, आ गया। तो अगर किसी एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो उसमें इनपुट जेड का कॉन्जुगेट कर दो, दैट्स इट। तो ये बात मैंने लास्ट पॉइंट को समझाने के लिए बताई आपको। अब ये जो भी डिस्कशन मैंने कॉन्जुगेट के बारे में किया, इज इट क्लियर? सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी बोलो, क्लियर है तो फटाफट बोलो, हम लोग क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन पे। ओके ओके ओके, हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। जैसे क्वेश्चन है जेड इज एक्स माइनस आयटा वाई, क्यूब रूट ऑफ जेड इज पी प्लस आयटा क्यूब, then x अपॉन p प्लस y अपॉन q डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जेड एक्स माइनस आयटा वाई है, जेड का क्यूब रूट p प्लस आयटा q है, ये 2 चीजें गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो इससे क्या मतलब समझ में आया? जेड का क्यूब रूट p प्लस आयटा q है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जेड p प्लस आयटा q एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब करने पे जेड आएगा, इजंट इट? तो इसका मतलब है कि जेड इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q का क्यूब। एंड व्हाट विल बी p प्लस आयोटा q का क्यूब? a प्लस b का क्यूब, फार्मूला a क्यूब प्लस आयोटा q का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू p इंटू आयोटा क्यूब मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, p प्लस आयोटा क्यूब। क्या यूज किया मैंने बोला a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a को मैंने p और b को आयोटा q एज्यूम किया। अब आप क्लियर कट देखो कि z x माइनस आयोटा y है, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है x माइनस आयोटा y इक्वल टू क्या? तो यहाँ रियल पार्ट को अलग करो तो p क्यूब, और रियल पार्ट आएगा जब आयोटा क्यू मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 3p क्यू इंटू आयोटा, नो इंटू आयोटा नहीं, दिस इज रियल पार्ट है ना, आयोटा स्क्वायर इज -1। एंड फिर आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा टाइम्स क्या आ रहा है ये भी लिख दो,
क्यू क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और आयोटा का कोएफिशिएंट यहां से आएगा कैसे, जब ये आयोटा वाला टर्म इधर p से मल्टीप्लाई होगा तो 3p स्क्वायर। अच्छा यहां पर भी 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर आया था तो q स्क्वायर लिखना बेटा यहां पर ऐसे, सॉरी। और यहां पर क्या आएगा, 3p आयोटा q इंटू p, तो p स्क्वायर q। बोलो यहां तक ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं? ओके। अब क्या करें हम, अब क्या करें इसके बाद हम कंपेयर दी रियल पार्ट विद रियल Real पार्ट part. एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट कर ले। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 3q स्क्वायर इंटू पी, एंड y इज इक्वल टू, बोलो, 3p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस क्यू क्यूब। तो आप यहां से क्लियर देख रहे हो कि x अपॉन p क्या आएगा, x अपॉन p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और y अपॉन q क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। नो, यहां पर उल्टा आ रहा है, क्योंकि माइनस y की वैल्यू आएगी नहीं ये, तो थोड़ा मैं यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू जब कंपेयर करोगे तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इसलिए y बाई क्यू जो है वो क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। x बाई पी की वैल्यू सेम आएगी, तो यहां से x बाई पी प्लस y बाई क्यू क्या आ गया, दोनों को ऐड करो, -2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो x अपॉन p प्लस y अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, इज -2। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू -2, तो इसका आंसर आ गया -2। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करो। बोल रहे ए प्लस आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x3 प्लस आयोटा y3 एंड सो ऑन सो फोर्थ xn प्लस आयोटा टाइम्स y1, देन evaluate x1 square plus y1 square into x2 square plus y2 square plus x3 square y3 square and so on। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो द बेसिक आइडिया इज, अगर ये नंबर z1 है, ये नंबर z2 है, और ये नंबर z3 है, और ऐसे ये नंबर zn है,
तो a प्लस आयोटा बी n कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, और जो हमें इवेलुएट करना है, क्या इवेलुएट करना है वो देखो। इवेलुएट करना है ये मॉड z1 का स्क्वायर है इंटू मॉड z2 स्क्वायर इंटू मॉड z3 स्क्वायर एंड सो ऑन मॉड zn स्क्वायर, ये चाहिए। और ये होता क्या है, व्हाट इज मॉड z स्क्वायर? सिंस वी नो दैट मॉड z स्क्वायर इज z इंटू z बार, तो z1 इंटू z1 बार, z2 इंटू z2 बार, z3 इंटू z3 बार, एंड लास्ट में आया zn इंटू zn बार, ये चाहिए मेरे को। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn मल्टीप्लाइड बाय z1 बार इंटू z2 बार इंटू z3 बार अप टू zn बार चाहिए। और मतलब समझ गया ना क्या करना है? करना ये है कि a प्लस आयोटा b अगर दिया हुआ है तुम्हारा क्या, z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड कॉन्जुगेट अप्लाई करो, तो a माइनस आयोटा b विल बी z1, इस पूरे का कॉन्जुगेट इस पूरे का कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो z1 बार इंटू z2 बार इंटू z3 बार, प्रोडक्ट पे कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आएगा z1 z2 z3 अप टू zn मल्टीप्लाइड बाय z1 बार z2 बार z3 बार अप टू zn बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। तो ये चीज आ गई तुम्हारी a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा b, विच इज इक्वल टू हाउ मच, मॉड a प्लस b का होल स्क्वायर, मॉड a प्लस आयोटा b का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिस प्रोडक्ट इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं ना लिखूं और स्ट्रेट अवे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर है जी, सिंपल है, समझ में आ रही बात? अगले क्वेश्चन पे चलो, चलो इसका आंसर करो।
बोलो क्या ऑब्जर्व किया, ये बताओ पहले। जेड एक्स प्लस आयटा वाई है, यहाँ ये जो गिवन है इसमें जेड इंटू जेड बार तो कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 130। व्हाट इज जेड इंटू जेड बार? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर और जेड बार स्क्वायर को ऐड करो तो जेड बार स्क्वायर होता है एक्स माइनस आयटा वाई का होल स्क्वायर, और ये एक्स प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब चलो फटाफट सोचो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 130। ये कैंसिल हो गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डबल, डबल का 2 उधर ले जाना तो 65 आ जाएगा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, इसको ध्यान दो। इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट है 65, जिसमें ये वाला इंटीजर इंटीजर ही नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। बोलो हाँ कि नहीं? यस सर। तो 65 के दो पॉजिटिव फैक्टर करने, 65 है 13 इंटू 5 बेटा, तो इसमें दो प्राइम का प्रोडक्ट है, तो पॉसिबिलिटीज तो बड़ी क्लियर सी है कि एक 13 होगा तो दूसरा 5 होगा। अच्छा ये बड़ा है इससे, ये वाला तो बड़ा वाला, लेफ्ट वाला बड़ा फैक्टर है और राइट वाला छोटा फैक्टर है, तो हमारे पास क्या चॉइस आ रही है? चॉइस आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 65 हो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ रही है, या दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी आ रही क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 हो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस दोनों केसेस को सॉल्व कर लो। फर्स्ट केस का मतलब क्या है कि जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 66, तो x स्क्वायर 33 हो जाएगा और y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर 64 का बट 32, तो y स्क्वायर 32। ये दोनों इम्पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि x एंड y इंटीजर है, एज x एंड y आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर तो किसी 33 का स्क्वायर रूट इंटीजर तो नहीं आएगा, 32 का स्क्वायर रूट भी इंटीजर नहीं आएगा, तो ये पहला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आई क्या? इन दोनों को ऐड करो तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8, तो y स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z के 4 पॉसिबिलिटीज आएगी। क्या क्या आएगी बताओगे मेरे को? 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, माइनस 3 माइनस 2 आयोटा।
बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ डायगोनल हुज वर्टिसेस आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके 4 रूट आ गए, ये चारों रूट से एक रेक्टेंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? वो रेक्टेंगल जो बनेगा उस रेक्टेंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बोलो। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल इज, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, यहां पर रियल एक्सिस है, ये पॉइंट, फटाफट करके बताओ भाई अब। ये है 3 + 2 आएटा 3,2, ये है 3,-2, ये है -3,2, ये है -3 - 2, वेल डन। तो इसका क्या क्या पूछा था, एरिया। ये साइड लेंथ क्या आएगी, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो साइड लेंथ ए बी is definitely 2 + 2 4 and AC AD is equal to 6। तो एरिया कितनी आई 24, एंड डायगोनल की लेंथ तो निकाल ही सकते हो कि नहीं, ये वाला डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये 4 और ये है 6, तो डायगोनल का लेंथ आया, हेलो, √of 4 4 जा 16 + 6 6 जा 36, कितना आया 2√30 द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब ये क्वेश्चन IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, 2011-12 के आसपास में पूछा गया है JEE एडवांस में। एनीवे आगे चले, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, इसमें कॉन्जुगेट का और मॉड और उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, फर्दर मूव करते हैं। हाँ जी जल्दी आंसर करो। बोल रहे 1 + 2 आइटा इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो अगर fx एक पॉलिनोमियल है, fx एक पॉलिनोमियल है, ax⁵ + bx⁴ + cx³ + dx² + e x + f, and if z is a root, तो इसका मतलब है कि fz 0 होगा, az⁵ + bz⁴ + cz³ + dz² + ez + f 0 होगा, समझ रहे ना, z इसको सेटिस्फाई करेगा। ABCD रियल नंबर्स है, रियल कोएफिशिएंट, रियल पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लूं, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब है कि f ऑफ z बार ये आ जाएगा az⁵ + bz⁵ + cz³ + dz² + ez + f भी 0 होगा, क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट भी 0 होगा। इसका मतलब है कि z इज ऑल्सो रूट। मतलब हमने ये प्रूव किया इस पूरे एक्सरसाइज में कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कॉम्प्लेक्स नंबर z एक रूट है तो z कॉन्जुगेट भी उसका रूट होगा, प्रोवाइडेड कि रियल पॉलिनोमियल हो। तो यहां पर ये चीज फिर से, इन रियल पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन करते समय मैंने लिखवाया हुआ है, इन रियल पॉलिनोमियल्स मतलब जिसके कोएफिशिएंट रियल हैं, द नॉन रियल रूट्स अकर इन, जल्दी बोलो, नॉन रियल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर।
occur in conjugate pairs. So this is about the polynomials. यहां पर बोला 1+2 आयोटा एक रूट है, ये पॉलिनोमियल रियल है, तो 1-2 आयोटा भी एक रूट होगा. तो क्लियरली बाय दैट प्रिंसिपल 1+2 आयोटा and 1-2 iota are roots. इसका मतलब है कि एक रूट अल्फा आ गया और एक रूट बीटा आ गया, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा विल बी फैक्टर. बोलो हाँ या ना. मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 5 इज फैक्टर. तो इस पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख गया मेरे को. मतलब मैं लिख सकता हूं x⁴ माइनस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 को क्या लिख सकता हूं, x² माइनस 2x प्लस 5 एक फैक्टर है. तो दूसरा जो फैक्टर है वो भी तो डिग्री 2 का ही होगा ना, क्योंकि ये टोटल डिग्री कितनी है 4. तो मैं दूसरा फैक्टर क्या एज्यूम कर लूं, x² में क्या मल्टीप्लाई करके x4 बनेगा, x² मल्टीप्लाई करके बनेगा, तो एक लीडिंग टर्म तो x² ही होगा. कांस्टेंट टर्म यहाँ 5 है बेटा, इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके 5 बनाना चाहिए, तो इसका कांस्टेंट टर्म 1 होगा. और x वाला टर्म क्या होगा ये हमें नहीं पता है, तो हम इसको kx एज्यूम कर लें. क्लियर है, बात समझ में आ रही है. चलो अब कंप्लीट कर जाओ. k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ k. कोई भी, क्योंकि आइडेंटिटी हो गई ना, दिस इज एन आइडेंटिटी, तो ट्रीट दिस एज एन आइडेंटिटी एंड पुट एनी सुइटेबल वैल्यू ऑफ x सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k. तो k की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करें कि मेरे को k की, x की जगह पर क्या पुट करें कि वैल्यू k की मिल जाए. तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो बोल रहे कुछ भी पुट करो, बस 0 मत पुट करना, है ना. तो x को क्या पुट कर दे, बोलो 1 पुट कर दे, 1 कर देते, 1 पुट कर देते x को, पुट x एज 1. तो यहां पर आएगा 1 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस k. हेलो, 4 आ गया ये, 4 इंटू 2 प्लस के. तो यहां से k प्लस 2 की वैल्यू -1 आ गई, 1, तो k की वैल्यू -1 आ गई. k की वैल्यू -1 आने के मतलब इसका फैक्टर कंप्लीट हो गया है ना, ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ क्या. Yes, sir. इट इज इक्वल टू x² प्लस नहीं x² माइनस 2x, कंप्लीट फैक्टराइजेशन आया x² माइनस 2x प्लस 5 इंटू x² माइनस x प्लस 1. अब तो रूट सारे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो. 2 रूट तो पहले ही पता थे. यहां से रूट क्या थे, 1+2 आयोटा 1-2 आयोटा, और इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आएंगे, तो x² प्लस x प्लस 1 0 होता है, तो रूट आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. x की जगह -x करने पर ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके रूट आएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप सीधे बोलो ना कि इसको सॉल्व कर लो. इसमें क्या है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 आएगा, हाफ प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2. लिख दो यहाँ पर, ये दोनों लिखने के बजाय ऐसे प्रॉपर लिख दो, हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 एक रूट आएगा, हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2. So these are the 4 roots.
ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज हुई और उसके बाद में ये बात, ये क्वेश्चन भी आप कर गए। चले थोड़ा और फर्दर मूव करते हैं जी इस डायरेक्शन में। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं। मॉड की प्रॉपर्टी में पहले राउंड में मैंने क्या क्या बताया था, मैं रिप्रेजेंट फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मॉड जेड क्या होता है, रियल पार्ट जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इट इज ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस ऑफ द नंबर जेड फ्रॉम जीरो इन कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। ये ना, ये मॉड जेड होता है ना, अगर ये नंबर जेड है तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है मॉड जेड। ये रियल जेड है और ये इमेजिनरी जेड है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉड जेड जीरो है मतलब जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस जीरो है, मतलब जेड ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, मतलब जेड जीरो है। तो जीरो इज द ओनली नंबर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो मॉड जेड जीरो मतलब जेड जीरो मतलब मॉड जेड जीरो। रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड होती है और इमेजिनरी पार्ट जेड की भी वैल्यू उसी रेंज में लाई करती है। जेड और जेड बार का प्रोडक्ट मॉड जेड का स्क्वायर होता है। मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन प्रोडक्ट एंड रेशियो डिवीजन एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन पर, मतलब मॉड जेड वन इंटू जेड टू, मॉड जेड वन टू मॉड जेड टू, and mod z1 by z2 mod z1 by mod z2। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इस रिजल्ट को आप अभी प्रूफ करेंगे, अभी तुरंत। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑलरेडी आप जानते हैं, ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो बिफोर आई गो अहेड, इसमें से जो पार्ट में आपको ट्रबल है बोलोगे, मैं दोबारा जस्टिफाई करूंगा, है ना। स्पेशली जहां पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इसमें ट्रबल हो, एक ये और एक ये दो चीज आप अभी करके बताओ, बाकी तो सब डिस्कस हो चुका है। तो मॉड्यूलस से रिलेटेड इतनी बातें जो सामने डिस्प्ले हो रही हैं, ये हर एक बच्चे को क्लैरिटी से पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जैसे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, आर कॉस थीटा, इमेजिनरी पार्ट जेड क्या है, आर साइन थीटा। तो can't you say that cos theta lies -1 to 1, therefore r cos theta lies -r to r। तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड लाइज माइनस आर इज मॉड जेड, माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड, ये बात प्रूव हो गई। इसी तरह से साइन थीटा वाला इनइक्वालिटी से ये भी प्रूव, सिंपल है। इसको आप अभी जस्ट करके बताओ, फिर हम लोग मॉड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको सभी लोग ट्राई करेंगे, दिस वन इट इज वेरी यूजफुल और बहुत बार इस्तेमाल होगा ये, इसलिए इसका प्रूफ अभी सब लोग कर लो खुद, जल्दी करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, अपने आप प्रूफ कर लो इसको। किसका इसका हो गया, ऐसे देखो या मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, अगर मैं ऐसे लिखूं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार। ये बात तो आप सबको एग्री कर रहे हो कि z मॉड z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार। अब राइट साइड में आएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार, बार डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पे, फिर मल्टीप्लाई करो तो z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार। ये हो गया मॉड z1 का स्क्वायर, और ये वाला टर्म को यहां लाओ तो मॉड z2 का स्क्वायर
प्लस ये आ गया Z1 Z2 बार ये वाला, और अगला वाला ये जो है ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार, और Z2 को Z2 का डबल बार लिख सकते हैं। आ गया मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार, है ना। बार को जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही वाला बन जाएगा। अब ये एक नंबर है और उसका कॉन्जुगेट, नंबर और कॉन्जुगेट का सम आ गया, तो क्या आया मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस अल्फा, और अल्फा बार होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट, इसको अल्फा मान लो, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। इसी तरह से जो माइनस होगा यहाँ, अगर यहाँ माइनस होगा तो उसके हिसाब से कर लेना कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर होगा तब क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, फिर आ जाएगा Z1 बार मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर एंड माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। यहाँ से आ जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर यहाँ प्लस माइनस होगा, Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर तो होता है मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार बोलो या Z2 इंटू Z1 बार बोलो, एक ही बात है, क्योंकि नंबर और उसके कॉन्जुगेट का रियल पार्ट क्या होता है, सेम। सो दिस इज अबाउट, चलिए ये 3 क्वेश्चन फटाफट आंसर करिए। इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इस इंफॉर्मेशन का मतलब है Z का डिस्टेंस 2 आयोटा से 1 यूनिट है, मतलब समझ रहे हो। Z can be any complex number 1 unit away from 2 iota, 2 iota center, 2 iota center और 1 रेडियस के सर्कल पर होगा Z। ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। Z इस सर्कमफरेंस की कोई भी नंबर हो सकती है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। और फिर बोल रहे हैं लेकिन दूसरी कंडीशन, ये तो इस कंडीशन का मतलब है Z कोई भी नंबर हो सकती है सर्कमफरेंस पर, बट बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट Z इज π/2। आर्ग्यूमेंट Z कौन सी नंबर है जिनका आर्ग्यूमेंट π/2 है, जरा बताओ। तो वो सारी नंबर जो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है, ये वाली सारी नंबर, ये सारी नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, π/2, सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 नहीं है इसमें। तो Z इस सर्कल को भी लाई कर रहा है और आर्ग्यूमेंट Z π/2 है, तो ऐसी तो 2 ही नंबर है साहब, एक तो ये वाली जो सर्कल पर भी है और आर्ग्यूमेंट Z इस रे पर भी है, और एक ये वाली। तो Z के लिए 2 पॉसिबिलिटी बची। व्हाट इज Z, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z क्या आएगा और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग Z क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये 2 आयोटा है और ये 1 रेडियस है, तो 2 आयोटा से 1 यूनिट ऊपर जाएंगे तो Z 3 आयोटा हो सकता है, और 1 यूनिट नीचे आएंगे तो Z आयोटा हो सकता है। तो यहां से आंसर आया कि Z इज आइदर आयोटा और 3 आयोटा। एक तरीका ये होगा,
दूसरा मेथड इसको सॉल्व करें, ये प्योरली ज्योमेट्रिकल तरीके से हमने सोचा। मेथड 2 क्या हो सकता है ये बताओ। मेथड 2 ये हो सकता है बेटा कि जैसे आपने बोला आर्ग्यूमेंट z π/2, मतलब tan थीटा इज π/2, बोलो। तो यहां से आया कि z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज y टाइम्स आयोटा सच दैट y इज ग्रेटर देन 0। प्योरली इमेजिनरी हो गई ना नंबर, प्योरली इमेजिनरी। अब यही बात इस कंडीशन में पुट कर दो, तो y आयोटा माइनस 2 आयोटा का मॉड बोल रहे हैं 1 है, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 2 इंटू आयोटा का मॉड 1 है, तो मॉड y माइनस 2 इंटू मॉड आयोटा इज 1, तो मॉड y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो यहां से आया y की वैल्यू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू 1 और 3, एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू आयोटा और 3 आयोटा। सिंपल। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। ये आ गया तुम्हारा कि आप जो, अब देखो जब आप ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली सोचेंगे तो आपको बिना एफर्ट के डायरेक्ट आंसर दिखेगा, जब आप अलजेब्राइकली करेंगे तो थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन करके दिखाया, अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर करिए आप फटाफट जल्दी से। Z1 Z2 are two complex numbers such that iota Z1 plus Z2 upon iota Z1 minus Z2 का mod is 1, then find the ratio Z1 by Z2। कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। Z1 by Z2, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 by Z2 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, तो लेट Z1 by Z2 इज इक्वल टू Z, मानने में कोई बुराई नहीं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब गिवन क्या है, गिवन है क्या Z2 by Z1 को Z मान लेते हैं, चलो Z2 by Z1 को Z मान लेते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी लेके करा जा सकता है। तो गिवन है आयोटा Z1 प्लस Z2 अपॉन आयोटा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Z1 से डिवाइड कर दूं तो आयोटा प्लस Z2 बाई Z1 अपॉन आयोटा माइनस Z2 बाई Z1 1 हो जाएगा। यहां से बेटा आएगा कि Z प्लस आयोटा का मॉड अपॉन आयोटा माइनस Z का मॉड, मतलब Z माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1, मतलब आया Z प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस आयोटा का मॉड। क्या मतलब हुआ कि Z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्योंकि Z प्लस आयोटा मतलब Z का माइनस आयोटा से डिस्टेंस है और Z का आयोटा से, तो जो Z का डिस्टेंस माइनस आयोटा से है वही Z का डिस्टेंस आयोटा से है। तो Z एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आयोटा और माइनस आयोटा से डिस्टेंस क्या है, सेम, तो ये दोनों के बाइसेक्टर पे लाई करेगी कि नहीं करेगी। तो Z कैन बी एनी नंबर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये Z का पाथ हो गया, ये Z का लोकस है। Z कैन बी एनी नंबर ऑन दिस, तो लोकस ऑफ Z इज, जल्दी बोलो, रियल एक्सिस, तो Z इज प्योरली रियल। हेलो, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक, चलो तो अब आप क्या करेंगे,
कि ये वाला करके बताइए कंप्लीट। ये क्वेश्चन फटाफट जल्दी, लास्ट वाला क्वेश्चन है, करके बताइए। या चलो अभी एक सेकंड, टाइम क्या हो रहा है जी? टाइम हो गया क्या? हाँ मुझे लग रहा है टाइम हो गया है। बहुत पहले हो गया। हाँ, अच्छा बहुत पहले हो गया था, कोई बात नहीं। तो आधे घंटे पहले। चलो कल की क्लास में ये आपका खत्म होगा। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो आप नहीं, आधे घंटे पहले नहीं हुआ बेटा, एक्चुअली आज की क्लास 4:30 से 6 रखी हुई थी। आपने ग्रुप पे ठीक है सर। हाँ ठीक है, बट कल की क्लास 4 बजे स्टार्ट करेंगे। ये लेट हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, 4 बजे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। एनीवे सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे, ठीक है। तो अब देखो आर्गुमेंट और मॉड्यूलस तक सब कुछ समझ में आ गया। अब कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, सॉरी कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, उस पर एप्लीकेशन हो गए। अब अगली क्लास में हम लोग थोड़े से इस पर और क्वेश्चन करके और सीधे हम लोग आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसके क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये कल तक डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद केवल ज्योमेट्री वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। सर और शाम की क्लास होगी ना? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल होगी जी। इलिप्स चल, हाइपरबोला चल रहा है ना। यस सर। हम्म।